हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जीनियस एकेडमी अलवर पर ठोस अवस्था का फाइनल लेक्चर लेके आए हैं और उसमें काफ़ी कुछ बात होने वाली है। सबसे पहले अशुद्धि दोष जो है, हमारा दोष चल रहा था, उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष पढ़ाए थे। रस समीकरण मितीय दोष में फ्रैंकल दोष शॉर्ट की दोष बताया, क्लियर है। एग्जाम्पल बताए थे अच्छे से किन किन उदाहरणों में वो मिलती है। उसके बाद अरस समीकरण मितीय दोष में धनायन के आधिक्य की वजह से होने वाला दोष और धनायन की कमी की वजह से, सॉरी, धनायन की कमी की वजह से होने वाला दोष, ये सब बातें हुई थी। अब अशुद्धि दोष देखो, अशुद्धि दोष कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करें, जरा ध्यान दो, इधर मैं आपको बताता हूँ। NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में, इसको गर्म ठंडा कुछ नहीं करें, में अल्प मात्रा गलित स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मिला दे। NaCl के क्रिस्टल में अल्प मात्रा गलित स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मिलाएं तो अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। अब ये अशुद्धि दोष किसमें उत्पन्न होता है? NaCl, समझिए ना किस तरह से, जरा समझते हैं। देखो ये NaCl का मुख्य क्रिस्टल है, NaCl का मुख्य क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Na प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस। क्या तक की कहानी क्लियर है? तो NaCl के क्रिस्टल में अल्प मात्रा में गलित स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाए तो अशुद्धि दोष उत्पन्न हो। यह आदर्श क्रिस्टल है, दोष रहित क्रिस्टल है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अल्प मात्रा इसमें मिला दी, ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली में, क्लोराइड आयन तो कॉमन ही है तो इनसे फर्क नहीं आएगा। इसमें भी क्लोराइड आयन कॉमन है, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें क्लोराइड है, तो कॉमन ही है, तो इससे दोष डिसाइड नहीं होता, स्ट्रोंशियम आयन से होता है। होता क्या है यहाँ पर, एक स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। एक स्ट्रोंशियम आयन क्रिस्टल जालक में से या जालक में से दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है, दो सोडियम आयनों को हटा देता है, क्लियर है। इससे दो रिक्तियां बनेंगी, इससे दो छिद्र बन जाते हैं, दो छिद्र बनते हैं जिनमें से एक छिद्र में स्ट्रोंशियम 2+ आयन स्थान ग्रहण करता है, वह एक रिक्ति शेष रहती है। एक रिक्ति शेष रहती है, क्लियर है, एक रिक्ति शेष रहती है, ठीक है। यानी एक स्ट्रोंशियम आयन से एक रिक्ति बन रही है, वैसे तो दो बन रही है। कैसे? जैसे इसमें एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा इस क्रिस्टल में तो यहाँ से एक Na+ हटेगा, ये दो 2+ चार्ज आ रहा है ना, क्लियर है। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ से भी +2 कम करना पड़ेगा, तो 2 Na+ के रूप में कम होगा। अब दो रिक्ति बनी तो एक की जगह स्ट्रोंशियम 2+ आयन आ जाता है और एक रिक्ति एज इट इज खाली रह जाती है, तो ये क्या बन गई, एक रिक्ति। अब सोचो अगर इसी क्रिस्टल में एक और स्ट्रोंशियम आ जाए तो फिर दो सोडियम बाहर जाएंगे, फिर एक रिक्ति बनेगी। यानी अगर 10 स्ट्रोंशियम आ रहे हैं तो कितनी रिक्ति बनेंगी, 10 रिक्तियां बनेंगी। धनायनिक रिक्तियां बोलेंगे इनको, क्योंकि धनायन के हटने की वजह से रिक्ति उत्पन्न हुई। समझ में आ रही कहानी? तो इसे अशुद्धि दोष कह रहे हैं, मतलब हमने बाहर से कोई चीज मिलाई इसलिए अशुद्धि दोष उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसका एक और एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, इधर लिख दूंगा मैं, चलो
होती क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। जब जब मुख्य ठोस पदार्थ में कोई अन्य बाह्य पदार्थ अल्प मात्रा में मिलाया जाता है तो एक आयन के जालक में प्रवेश की वजह से अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। इतना लिख देना। जैसे उदाहरण पहला, ठीक है ना, NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने पर अशुद्धि दोष उत्पन्न होगा। ठीक। और दूसरा उदाहरण और आप वैसे ही ध्यान रखो कि AgCl में, जैसे NaCl में मिलाया, जैसे AgCl में कैडमियम क्लोराइड मिलाने पर तो क्या हो गया यहाँ पर, एक कैडमियम आयन, कैडमियम पर +2 चार्ज है, सिल्वर पर +1 चार्ज है, तो एक कैडमियम आयन अंदर जाएगा। क्लियर है नहीं? तो एक सिल्वर नहीं, 2 सिल्वर आयन बाहर आएंगे। ठीक है, 2 सिल्वर बाहर आएंगे, एक की जगह कैडमियम ले लेगा और एक की जगह रिक्त स्थान बच जाएगा धनायन वाला, तो धनायनिक रिक्ति बोलेंगे। तो जितने कैडमियम जाएंगे उतने ही रिक्तियां बनती जाएंगी। नोट कर लो इसको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में 10⁻³ मोल प्रतिशत मिलाया जाए तो NaCl 10⁻³ मोल प्रतिशत मिलाया जाए तो NaCl के प्रति मोल भाग में कितनी धनायन रिक्तियां बनेंगी? कितनी धनायन रिक्तियां बनेंगी? सिंपल सा आंसर है इसका। वो आंसर ये है कि अपन NaCl के कितने भागों में मिला रहे हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड को, 10⁻³ मोल मिला रहे हैं। समझना, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल मिला रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में, मतलब 100 भागों में, यानी 100 मोल NaCl अगर लें तो उसमें अपन कितना मिला रहे हैं, 10⁻³ मोल। भी अपन कहते हैं ना कि मेरे इसमें 55% नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 55, 100 में 55 है। क्लियर है नहीं है? तो एक में कितने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 100/55। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ होगा कि 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड NaCl के कितने भागों में मिला हुआ है, 100 भागों में या 100 मोल में। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार प्रति 100 मोल में, प्रति 100 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, चेक करते हैं, 10⁻³ मोल। क्योंकि मोल क्या है, मात्रा की इकाई,
मात्रा ही तो है ये 10⁻³ मोल, मतलब 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड मौजूद है 100 मोल NaCl। अतः 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होगी, ये चेक करते हैं। 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होगी, 10⁻³ मोल अपॉन 100। समझ में आ रही कहानी? तो हम कहेंगे 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अणु कितने होंगे। ये तो मोल में मात्रा हुई, अब अणु कितने होंगे, तो मोल को अणु में बदल दो, 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 100, इतने अणु होंगे। अब हमें पता है एक SrCl2 के अणु से एक धनायन रिक्ति बनती है, अभी बताया था ना मैंने, क्योंकि एक SrCl2 मतलब एक स्ट्रोंशियम आयन अंदर जाएगा, 2 सोडियम आयन बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो एक स्ट्रोंशियम आयन एक सोडियम जैसे जाके बैठ जाए, अगर एक रिक्ति बनेगी तो एक से एक ही तो बनी, तो एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अणु से एक धनायन रिक्ति बनती है, ये बात आपको पता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड से उत्पन्न धनायन रिक्तियां ये कितनी होंगी, ठीक है, धनायन रिक्तियां कितनी होंगी, तो जितने अणु होंगे उतनी रिक्तियां होंगी, ठीक है। तो इतनी ही आ जाएगी, इतने अणु ना भाई, 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ये कितने अणु गए, इतने अणु, एक अणु से एक रिक्ति बनी, तो इतने अणु से इतनी रिक्ति बनेंगी। तो आंसर आएगा हमारे पास ये 10⁻² है, हट जाएगा 10⁻², 21, 18, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाए फाइनल 6.022 इंटू 10⁻18 रिक्तियाँ, ये हो गया इसका आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस। अब नया टॉपिक लेके आते हैं ठोसों के वैद्युत गुणधर्म। देखो 2 टॉपिक बचे हैं इसमें, एक तो बचा ठोसों के वैद्युत गुणधर्म और एक बचा ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। समझ में आ रही कहानी? तो सबसे पहले बात करते हैं ठोसों के वैद्युत गुणधर्म के बारे में। ठोसों के वैद्युत गुणधर्म, देखो ठोसों के वैद्युत गुणधर्मों की बात करें तो वैद्युत गुणधर्मों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सुचालक, सुचालक ठोस, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं कुचालक ठोस, और तीसरे हमारे पास आते हैं अर्धचालक ठोस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सुचालक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस, सुचालक ठोस ऐसे ठोस जिनमें से विद्युत धारा का अधिकतम भाग प्रवाहित हो जाए, या आसानी से प्रवाहित हो जाए, ऐसा समझ लो, विद्युत धारा का अधिकतम भाग प्रवाहित हो। ठीक, उदाहरण बताओ। ठीक है, उदाहरण होगा सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं सुचालक ठोस होती, ठीक है। कुचालक ठोस, अच्छा एक चीज और, इनकी चालकता का मान कितना होता है? चालकता विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा आपने, कप्पा, ठीक है। इसे विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी चालकता देखी जाए धातुओं की, तो ये 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रेंज की होती है, ये बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। कुचालक ठोस ऐसे ठोस
जो वैद्युत धारा का चालन नहीं करते, मतलब अपने अंदर से वैद्युत धारा को नहीं गुजरने देते। जरा समझो, ये मान लो एक लकड़ी का कोई मटेरियल है, इसको अपन ने इस तरह से कनेक्ट किया एक बैटरी से और यहाँ एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब जरा समझना, बैटरी के प्लस और माइनस सिरे से कनेक्ट किया, करंट फ्लो होगा, एक टर्मिनस पर करंट आके रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक टर्मिनस पे आके रुक जाएगा। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए था। अगर ये पदार्थ सुचालक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने अंदर से होने देगा और इस इलेक्ट्रॉन को पास करके आगे भेज देगा, तो सर्किट बंद हो जाएगा। सर्किट बंद हो जाएगा तो धारा का चालन होता रहेगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कुचालक पदार्थ है तो इसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। कुचालक पदार्थों के अंदर मैं आपको बताता हूँ कोई आवेश वाहक नहीं होते। ठीक है ना तो इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही ऐसे आयन होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने में मदद करें, इसलिए ये क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों में क्या होते हैं, या तो आयन होते हैं, ठीक है ना, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे चले जाते हैं और अधिकतम भाग धारा का ये निकालते हैं अपने अंदर से, प्रवाहित होने देते हैं। ये बिल्कुल प्रवाहित नहीं होने देते। तो यहाँ बल्ब जलेगा, इनके केस में तार लगा दो बीच में, जल जाएगा। ठीक है, और यहाँ नहीं जलेगा। अर्धचालकों में कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, मतलब वो कुचालक की तरह भी काम करते हैं और सुचालक की तरह भी, तो उनकी बातें भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ठोस जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो कार्बनिक ठोस, अधिकांश कार्बनिक ठोस, मैक्सिमम इसमें आते हैं। ठीक है, और दूसरा ग्रेफाइट को छोड़ दो, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़कर अकार्बनिक ठोस भी इसी में आते हैं। ग्रेफाइट तो सुचालक है, सभी जानते हैं ना, लेकिन उसको छोड़ दो, बाकी अकार्बनिक ठोस इसी में आते हैं। जैसे CO2 अकार्बनिक ठोस है, PCl5 अकार्बनिक ठोस है, क्लोरीन अकार्बनिक ठोस है, हाइड्रोजन अकार्बनिक ठोस है, नाइट्रोजन अकार्बनिक। कौन से ठोस हैं ये सारे? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस तो जो 4 भागों में बांटा था ना, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, क्लियर है, नेटवर्क ठोस, और एक कौन सा था हमारा, आणविक ठोस। तो अकार्बनिक ठोस में नेटवर्क ठोस भी आते हैं। तो नेटवर्क ठोस में तो ग्रेफाइट है, उसको छोड़ दो, उसको सुचालक होता है ना। बाकी जैसे CO2 ये सब आणविक ठोस है। ठीक है ना, तो इनमें चालकता नहीं पाई जाती, कुचालक होते हैं। चलो अर्धचालक, अर्धचालक ठोस क्या होते हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ठोस जो कमरे के तापमान पर तो विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठीक, कमरे के तापमान पर तो करते हैं विद्युत धारा का चालन, ठीक है, परंतु 0 केल्विन ताप पर ये कुचालक की तरह काम करते हैं। कमरे के ताप पर नहीं, बहुत ही कम ताप पर अगर इनको ले जाया जाए, ठीक है, तो ये धारा का चालन नहीं कर पाते। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है मैं भी बताऊंगा। रीजन, इन तीनों के पीछे रीजन है एक पर्टिकुलर, बैंड थ्योरी से आता है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ठोस जो कमरे के ताप पर सुचालक की तरह व कमरे के ताप पर सुचालक की तरह व 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप होता है, कुचालक, बहुत कम ताप पर कुचालक की तरह कार्य करते। अर्धचालक ठोस कहलाते हैं। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अर्धचालक ठोसों के उदाहरण, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नोट कर लो इसको। अब देखो, ठोसों के इन वैद्युत गुण धर्मों को समझाने के लिए कि ये सुचालक, और हाँ एक चीज मैंने भूल गया यहाँ पर, चालकता का मान लिख लो। इनके लिए चालकता यानी कप्पा जो होती है, इसका मान 10⁻22 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। देखो कितना कम हो गया, तो इसलिए ये कुचालक है, बहुत कम होती है चालकता। और इनकी चालकता मध्यम होती है, 10⁻⁹ से लगा के 10⁻² ओम इनवर्स
इस तरीके, इस रेंज में होती है। क्लियर है? चलो, तो अब एक सिद्धांत आता है बैंड सिद्धांत। उससे हमें ये पता चलता है कि चालक, कुचालक और अर्धचालक जो होते हैं इनके बीच में किस तरह से अपन अंतर कर सकते हैं। कुचालक को बहुत अच्छे से समझाता है वो कि 0 केल्विन ताप पर ऐसा क्या हो जाता है कि ये कुचालक बन जाते हैं अर्धचालक, ठीक है, और कमरे के ताप पर ये चालक होते हैं। ठीक है, तो एक सिद्धांत आता है बैंड सिद्धांत। क्या कहता है ये जरा समझ। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, ठोसों में जो परमाणु होते हैं, ठोसों में परमाणुओं के पास 3 प्रकार के कक्षक होते हैं। 3 प्रकार के कक्षक होते हैं। पहला, बिल्कुल रिक्त, एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, रिक्त कक्षक। ये डब्बा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसे बोलेंगे अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन। और तीसरी स्थिति क्या होती है? पूर्ण पूरित कक्षक, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिट। 3 प्रकार के कक्षक होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि जब ठोस बनता है, क्लियर है ना, जब कोई क्रिस्टल बनता है तो ये जो कक्षक होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित करते चले जाते हैं, अतिव्यापित होते चले जाते हैं। तो रिक्त कक्षकों के अतिव्यापन से एक बड़ी सी बैंड बन जाती है। रिक्त कक्षकों का अतिव्यापन होता जाएगा और क्या बनती जाएगी? एक बैंड बनती जाएगी। उस बैंड को अपन बोलते हैं चालन बैंड। और पूर्ण पूरित कक्षक यानी भरा हुआ है पूरी तरह से, और अर्धपूरित, ये भी तो भरी हुई कैटेगरी में ही आएगा ना। तो इन दोनों कक्षकों के अतिव्यापन की वजह से, क्लियर है, बनेगी चालकता बैंड, संयोजकता बैंड। क्लियर है? ठीक, रिक्त कक्षकों के अतिव्यापन की वजह से चालकता बैंड बनती है और इनके अतिव्यापन की वजह से संयोजकता बैंड बनती है। अब मान लो अर्धपूरित कक्षक है केवल, तो संयोजकता बैंड आधी भरी होगी, आधी खाली होगी। और पूर्ण पूरित कक्षक है तो संयोजकता बैंड पूरी भरी होगी इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। जब ये कक्षक अति व्यापन करते हैं तो 2 प्रकार की बैंड बनती है ठोस में। 2 प्रकार की बैंड बनती है। पहली है चालन बैंड, रिक्त कक्षकों के अतिव्यापन से बनेगी, रिक्त कक्षकों से, समझ जाओ। और दूसरी कौन सी है? रिक्त कक्षकों से और उच्च ऊर्जा की होती है, क्योंकि रिक्त कक्षक जो है खाली पड़ा है तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? उस कक्षक में जाता है ना जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो पहले से पढ़ते हैं, N+L नियम भी यही बताता है। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक वो है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन है। तो इनसे तो कौन सी बैंड बनेगी? संयोजकता बैंड बनेगी। और इससे कौन सी बनेगी? चालन बैंड। तो चालन बैंड उच्च ऊर्जा वाली होती है, उच्च ऊर्जा, ध्यान रहेगा। ठीक है, और दूसरी बैंड कौन सी है? संयोजकता बैंड, ये संयोजी बैंड कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे बनेगी? भरे या अर्ध भरे कक्षकों से, भरे या अर्ध भरे कक्षकों से। ठीक है, तो ये क्या होगी? भर गए कक्षक तो सीधी सी बात है निम्न ऊर्जा की होगी, कम ऊर्जा युक्त, ये निम्न ऊर्जा। समझ में आ रही कहानी? क्लियर है? चलो, अच्छा, चालन बैंड तो उच्च ऊर्जा युक्त है सामान्यतः, संयोजी बैंड निम्न ऊर्जा युक्त है। एक तीसरी चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 2 प्रकार की बैंड बनी, लेकिन तीसरी चीज ध्यान रखनी है, वो है निषिद्ध क्षेत्र। निषिद्ध क्षेत्र
या फॉरबिडन गैप इंग्लिश में, निषिद्ध क्षेत्र या फॉरबिडन गैप, ये क्या चीज है भाई? ये जो दोनों बैंड है इनकी ऊर्जा में अंतर है ना, क्योंकि एक उच्च ऊर्जा की एक निम्न ऊर्जा की है, तो इन दोनों बैंडों के बीच का ऊर्जा का अंतराल निषिद्ध क्षेत्र कहलाता। दोनों बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है? निषिद्ध क्षेत्र कहलाता। ये ऊर्जा का अंतराल ही है जिसकी हेल्प से अपन ये बता पाएंगे कि कोई पदार्थ चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। कैसे मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है? चलो अब इनके चित्र देख लेते किस तरीके की दिखाई देती हैं। अगर हम बात करते हैं चालन बैंड की, चालन बैंड की बात करते हैं तो देखो खाली कक्षक है, बहुत सारे इस तरह खाली कक्षक अतिव्यापित करते जाएंगे और क्या बनेगी? इस तरीके की एक बैंड बन जाए। ये रिक्त कक्षक है ना, ज़्यादा और बड़ा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ठीक है, ऊपर से समझा रहा हूँ। रिक्त कक्षक है तो इससे बनेगी कौन सी बैंड? चालन बैंड। समझ में आई कहानी? ठीक है। अच्छा, अगर कक्षक भरे होंगे, अर्ध भरे, अर्ध भरे, अर्ध भरे, ठीक है, तो कौन सी बनेगी यहाँ पर? ये भी अर्ध भरी होगी ये बैंड जो बन रही है, और इसे कौन सी बैंड बोलेंगे? संयोजी बैंड। कैसी है ये? अर्ध भरी है, ठीक है, आधी भरी हुई है। क्लियर है? या फिर पूरी, अगर कक्षक पूरे भरे हुए हैं, पूरे मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन कक्षकों में मौजूद है, तो कौन सी बैंड बनेगी? तो भी संयोजी बनेगी, लेकिन वो खुद भी पूरी भर जाएगी, संयोजी बैंड, पूर्ण पूरित। नोट कर लो इतना। तो अब अपन बात करते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखो अगर हम देखें बैंड सिद्धांत के आधार पर, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसको अगर अपन वाई अक्ष पर यानी इस एक्सिस पर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, ठीक है, और दोनों बैंडों को दिखाएं। नीचे वाला बैंड कम ऊर्जा का है, संयोजी बैंड भरा हुआ बैंड है। ऊपर वाला बैंड अधिक ऊर्जा का है, रिक्त बैंड चालन बैंड है। क्लियर हो रही है कहानी? इनके बीच में ये ऊर्जा का अंतराल है ईजी, ऊर्जा का अंतराल, इसे निषिद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र है? निषिद्ध क्षेत्र, अभी बताया मैंने। चलो अब क्या होगा, अगर पदार्थ कुचालक है तो कुचालक पदार्थ में क्या दिक्कत होगी? देखो ये कुचालक है, ठीक है, इसको अपन ने कनेक्ट किया बैटरी से, जैसे बल्ब, तो बल्ब नहीं जलेगा, रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर एंटर करेंगे तो कुचालक पदार्थ के अंदर ये दो प्रकार की बैंड बनी हुई है, एक तो संयोजी बैंड और एक चालन बैंड, ठीक है। तो होगा क्या, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के अंदर, ये दोनों बैंड पदार्थ के अंदर ही है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके रिक्त बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी का गैप है। निषिद्ध क्षेत्र का ऊर्जा अंतराल कितना है? निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल कितना है? इसे ऊर्जा अंतराल भी बोल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक है। तो इतनी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं पाती, ये यहाँ से यहाँ जा नहीं पाते, और जब ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, इनको भी तो जाना पड़ेगा ना भाई, पूरे पदार्थ को पार करके जाना पड़ेगा, तो इसमें चालन बैंड भी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ये शर्त है। तो ये नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते, पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाता। कुछ क्लियर हुआ? फील आया ना बच्चे से कि क्यों नहीं हो रहा? इधर से इलेक्ट्रॉन घुसे, ये तार कनेक्ट है, इधर से नहीं निकल पाए, समझ गए? अर्धचालक, अर्धचालकों में मैंने आपको बताया था ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ जो 0 केल्विन ताप पर, इन बहुत ही कम तापमान पर तो कुचालक की तरह काम करते हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर आते आते वो सुचालक बन जाते हैं इस तरीके से। क्यों भाई? क्योंकि इनमें ऊर्जा का अंतराल ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बीच में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक अलग अलग
क्योंकि अर्धचालक एक थोड़ी है, हजारों प्रकार के अर्धचालक है, तो उनमें अलग अलग रेंज है, इसलिए मैंने लिख दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है ऊर्जा अंतराल। तो जब इनको ताप ज्यादा दिया जाता है, उच्च तापमान पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं। उच्च तापमान पर, कमरे के तापमान पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं, चालन बैंड में आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। और चालन बैंड में आने का मतलब है कि वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। क्लियर। तो उच्च तापमान पर तो करते हैं, लेकिन 0 केल्विन तापमान पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना। या इन इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि इस गैप के बराबर ऊर्जा लेकर के इसको पार कर सकें। क्योंकि देखो ऊर्जा कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रॉन को, एक तरह से तापीय ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो तापीय ऊर्जा कमरे के ताप पर अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जितनी भी ऊर्जा है मिल जाएगी उसको। लेकिन कमरे के तापमान पर अगर नहीं है, 0 केल्विन तापमान पर है, बहुत ही कम तापमान होता है वो, तो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी इस गैप के बराबर और वो कुचालक की तरह काम करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक और कमरे के ताप पर सुचालक बन जाते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाता, ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाता, अतः कुचालक, अतः पदार्थ कैसा हो जाएगा, कुचालक। ठीक है, कुचालक। तथा कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं, जो उनको ऊर्जा मिल जाती है, तापीय ऊर्जा अंतराल को पार कर लेते हैं, अतः सुचालक। चालक में क्या होता है, जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल होता ही नहीं, 0 वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब चालन बैंड इसके ऊपर अतिव्यापित रहता है, अतिव्यापित तो मिला हुआ रहता है, बिल्कुल सैंडविच की तरफ एकदम पैक रहता है। ठीक है, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमते रहते हैं किसी भी ताप पर। ठीक है, तो ये हमेशा चालक होता है। चालक हर स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकता है। यानी ऊर्जा अंतराल कितना है, हम लिख सकते हैं ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से विद्युत धारा प्रवाह कर सकते करता है। अब अच्छे से फील हुआ, क्लियर हुआ एकदम। ठीक है, चलो, तो ये था बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक व कुचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो अर्धचालक पर थोड़ी सी बात और है किताब में कि साहब जो अर्धचालक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं तो पता लग गया, ऐसे पदार्थ जो कमरे के तापमान पर तो सुचालक हो और 0 केल्विन ताप पर कुचालक हो। रीजन मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब कुचालक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर है, उनको पढ़ेंगे अपन अच्छे से। और फिर से अपन एक चीज यहाँ पर यूज लेंगे और वो है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष का बहुत प्रभाव पड़ता है अर्धचालक। देखो अर्धचालक जो होते हैं ना, ये आज के युग में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये आज का युग अर्धचालकों के बिना तो संभव ही नहीं। बिना अर्धचालक के आप मोबाइल की जो चिप होती है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है। अब जैसे पहले क्या लैंडलाइन आते थे, उनकी जगह मोबाइल आ गए, मोबाइल में भी स्लिम मोबाइल आ गए। पहले टीवी बहुत बड़ी बड़ी आती थी, है ना, कंप्यूटर किस तरह ये क्या था। अब बिल्कुल स्लिम टीवी आने लगी, मतलब सर्किट बहुत छोटे छोटे बन गए। पहले आपको ध्यान हो तो टीवी के चैनल एंटीने से आते थे, एक एंटीना आता था बहुत बड़ा सारा। अब क्या है, उसकी जगह DTH आ गए, एक मॉडेम में एक बहुत ही छोटी सी जगह में सारा सर्किट रख दिया। तो ये सब अर्धचालकों की वजह से ही हो पाता है भैया, ठीक है। अर्धचालक नहीं होना तो हम ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते, डायोड नहीं बना सकते, समझ रहे हो ना। ट्रांजिस्टर क्या होता है, रेडियो या टीवी के अंदर लगने वाला वो रिसीवर होता है जो सिग्नल भेजने और ग्रहण करने का काम करे, बहुत बड़ी चीज़। हम कोई मेमोरी कार्ड नहीं बना सकते, हम कोई पेन ड्राइव नहीं बना सकते, समझ रहे हो ना। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो अर्धचालकों के बिना नहीं बन सकती। तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अपन वहीं से बात शुरू करेंगे। अर्धचालक 2 प्रकार के, अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला अर्धचालक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, या अपन कह सकते हैं
शुद्ध या नैज अर्धचालक, शुद्ध या नैज या आंतरिक, तीन नाम है इसे। शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। ठीक है। और दूसरे प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, एक और नाम इनका अपद्रव्य अर्धचालक। मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें नाम से पता चल रहा है बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई जाती है। जैसे याद आ रहा है NaCl के क्रिस्टल में किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं तो रिक्तियां बन जाती थी। ध्यान करो, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, विद्युत धारा का चालन दो वजह से होता है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, और एक होल और पाए जाते हैं पदार्थ के अंदर, मुक्त होल, उनकी वजह से भी होता है। देखो आयन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, होल की वजह से होता है। होल या रिक्ति, तो रिक्तियों के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने की जगह मिल जाती है ना। सोचो सोचो, आप खुद सोचो, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, अब यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ माइनस आ गया। समझना मेरी बात को, ठीक है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, या माइनस है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का चालन आगे हो जाएगा, तो जो रिक्ति यहाँ थी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? होल भी करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम होल कर रहा है तो वो भी विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होगा, चालन के लिए। समझ रहे हो ना कहानी? तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, ठीक है? शुद्ध नैज या आंतरिक अर्धचालक जरा समझना। देखो सिलिकॉन व जर्मेनियम 0 केल्विन ताप पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं 0 केल्विन ताप पर जो पदार्थ कुचालक की तरह काम करे, और जब उसका ताप बढ़ाया जाए तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटने की वजह से उसके कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इससे वो सुचालक की तरह काम करने लग जाता है। उसे अपन नैज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। भाई अर्धचालक की जो मैंने अभी परिभाषा लिखी थी ना, कि जो ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक की तरह काम करते हैं, और उच्च ताप पर, कमरे के ताप पर सुचालक की तरह काम करते हैं, वो एक्चुअली में नैज अर्धचालक होते हैं। क्लियर है ना? नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना? तो इनमें ऐसा क्यों होता है? उच्च ताप पर क्या होता है, इनको कुछ ऊर्जा मिल जाती है जिससे इनके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर, बैंड सिद्धांत के अनुसार, ठीक है? तो हम कह सकते हैं 0 केल्विन ताप पर ये पदार्थ कुचालक की तरह, तथा उच्च ताप पर सह संयोजक बंध, कुछ सहसंयोजक, सारे नहीं, कुछ सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन के चालन के कारण चालक की तरह व्यवहार करते हैं। समझिए, इन्हें कहते हैं नैज अर्धचालक। 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक की तरह, तथा उच्च ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटे जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कुछ, और ये चालक की तरह व्यवहार करने लगे। इन्हें शुद्ध नैज या आंतरिक अर्धचालक है। उदाहरण क्या है इनकी? उदाहरण है जैसे हमारा सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये दोनों किस में आते हैं? 14वें समूह में आते हैं बच्चों, पी ब्लॉक के 14वें समूह में, जिसे 4th A समूह भी कहा जाता है। 14वां समूह या 4th A समूह, इसमें आते हैं ये नैज अर्धचालक, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है? अब इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चालकता बहुत ज्यादा होती है ना, तो 0 केल्विन ताप पर भी इनमें चालकता पाई जाती है, बहुत कम होती है। इनकी चालकता का मान काफी कम होता है। ताप बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने से भी उतनी चालकता नहीं बढ़ पाती जितनी चालकों की होती है। 10 की पावर 8 की रेंज में होती है, इनकी 10 की पावर -9 से लगा के 10 की पावर 2 की रेंज में ही होती है। तो 0 केल्विन ताप पर तो बहुत ही कम होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, मना नहीं कर रहा, नहीं बढ़ रही, लेकिन चालकों की तरह नहीं हो पाती। तो इनकी चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ाने का क्या तरीका है? इनमें क्या मिला दी जाए? बाहर से कोई पदार्थ या अशुद्धि मिला दी जाए। क्लियर है नहीं? यानी हम लिख सकते हैं कि यदि इनमें अशुद्धि मिलाई जाए तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है।
यदि इनमें अशुद्धि यानी बाह्य पदार्थ, अशुद्धि का मतलब होता है बाह्य पदार्थ का अपमिश्रण किया जाए यानी मिलाया जाए। अपमिश्रण को बोलते हैं डोपिंग, इंग्लिश में ध्यान रखना। अपमिश्रण किया जाए या डोपिंग की जाए तो इनकी चालकता, अशुद्धि मिलाएंगे तो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, तो इनकी चालकता रिक्तियां बनने की वजह से बढ़ जाती। अशुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अशुद्धि से रिक्ति बनने की उसका प्रभाव पड़ेगा। रिक्तियां बनने की वजह से बढ़ जाती, बनने की वजह से काफी बढ़ जाती। समझ में आई कहानी? तब इसकी बात करते हैं बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक। क्या लिखेंगे? नैज अर्धचालकों की, नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। समझ में आ रही कहानी? नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? के लिए नैज अर्धचालकों में, नैज अर्धचालकों में उच्च संयोजी, उच्च संयोजी या निम्न संयोजी, उच्च संयोजी या निम्न संयोजी तत्वों की, उच्च संयोजी या निम्न संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाई जाती है। इसे वही अपमिश्रण कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसे अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। इसे अपमिश्रण कहते हैं। तथा प्राप्त नया अर्धचालक, नया अर्धचालक बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। तो नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। चालकता बढ़ाने के लिए नैज अर्धचालक में उच्च संयोजी या निम्न संयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। इसे अपमिश्रण कहते हैं। प्राप्त नया अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब तुम अशुद्धि उच्च संयोजी की मिला रहे हो या निम्न संयोजी की, इस आधार पर इन्हें फिर दो भागों में बांटा गया। यानी ये दो प्रकार के, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पहले एन ले लेते हैं। एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। समझ में आ रही कहानी? दो प्रकार के अर्धचालक है, एन प्रकार का, ठीक है, और पी प्रकार का। एन फोर नेगेटिव, पी फोर पॉजिटिव। इनको देख लेते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ये दोनों कैसे होते हैं? बाह्य अर्धचालक होते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। और देखो, अशुद्धि दोष के कारण इनकी चालकता बढ़ी है। कोई पूछ ले बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कौन से दोष की वजह से अपनी चालकता बढ़ा लेते हैं? अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में क्या करते हैं अपन? बाहर से कोई चीज मिलाते हैं। अब जरा पहला है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का ये अपद्रव्य अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक लिख देता हूं, अपद्रव्य अर्धचालक ही। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, निम्न संयोजी वाले तत्व में उच्च संयोजी वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, जब निम्न संयोजी वाले अर्धचालक
जैसे जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम कौन से समूह में आते? 14वें समूह में या 4th ए। संयोजकता कितनी होती है पता है इनकी? 4 संयोजकता होती है। चतुर्संयोजी तत्व है, चतुर्संयोजी तत्व, ठीक है। कार्बन भी चतुर्संयोजी इसी समूह में आता है। तो जब निम्न संयोजी वाले अर्धचालक जैसे ए में उच्च संयोजी तत्वों उच्च संयोजी तत्वों जैसे 15वां समूह या 5th ए समूह, कौन से तत्व बोलेंगे 15वें समूह या 5th ए समूह के? हम ले सकते हैं 15वें समूह में एल्यूमिनियम ले सकते हैं, सॉरी फास्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, ठीक है। ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब 22 ये ट्रिक है ना। और 14वें समूह की क्या है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, और 16वें की ये है। और इससे 13वें की देख लो, 13वें की है बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम किसमें समूह, कौन से समूह में? 14वें समूह में है, 4th ए में है। तो इसमें उच्च संयोजी की मिलानी है, मतलब फॉस्फोरस या आर्सेनिक मिले। इनकी नहीं मिलाते, जब सामान्यतः इनकी मिलाते हैं, फॉस्फोरस आर्सेनिक की अशुद्ध मिलाते हैं इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार का अर्धचालक बनता है। डोपिंग फॉस्फोरस या आर्सेनिक की करनी है अपन, ठीक है। तो उच्च संयोजी तत्वों फॉस्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाते हैं। इससे सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल में, सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या होगा? जब उच्च संयोजी वाला कोई तत्व निम्न संयोजी वाले तत्व को जाकर रिप्लेस करेगा, जैसे स्ट्रोंशियम सोडियम को करता था, तो क्या होगा? इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। भाई इसकी संयोजकता कितनी है? 5 है। फॉस्फोरस और आर्सेनिक की संयोजकता मैक्सिमम 5 है। पंच संयोजी तत्व है ये, फॉस्फोरस आर्सेनिक पंच संयोजी तत्व है, और ये चतुर संयोजी तत्व है। तो फॉस्फोरस जब सिलिकॉन को हटाएगा, क्लियर है, तो सिलिकॉन की तरह 4 बंध तो बना ही ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास शेष रह जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धारा का चालन करने में मदद करेगा और विद्युत धारा का मान को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, समझना, एक अशुद्धि से, एक रिक्ति से, तो एक फॉस्फोरस के जाने से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, जो चालकता बढ़ा दे। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता बढ़ी है, इसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसे नेगेटिव या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से अर्धचालकता बढ़ी है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस पहला, सिलिकॉन में आर्सेनिक दूसरा, ऐसे ही जर्मेनियम में आर्सेनिक, जर्मेनियम में फास्फोरस, ऐसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो। अब देखो इसका डायग्राम किस तरह से आता है, डायग्राम से भी अपन इसको समझ सकते हैं, इस कहानी को। डायग्राम किस तरह चलता है एन प्रकार के अर्धचालकों में। देखो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन में फॉस्फोरस, ये वाला ले लेते हैं केस, ठीक है। तो
ये सिलिकॉन सिलिकॉन है, यहाँ पर सारे सिलिकॉन के एटम होंगे, सीधी सी बात है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, देखो चतुर्संयोजी एलिमेंट है। हर सिलिकॉन के 4 बंद दिखाए मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसमें अगर फास्फोरस की डोपिंग करेंगे, फास्फोरस तो फास्फोरस की संयोजकता होती है 5। सपोज करो इस सिलिकॉन को फास्फोरस ने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, क्लियर है, तो 1 2 3 4 बंदे तो ये भी बनाएगा, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रह जाए। ऐसे यहाँ फास्फोरस आ गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता बढ़ जाएगी। समझ में आ रही कहानी? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता बढ़ जाएगी। तो ये कौन से प्रकार का चालक हो जाएगा? एन प्रकार। ठीक, जर्मेनियम ले सकते हैं, इसमें फास्फोरस डाल दो, फास्फोरस में तो आर्सेनिक डाल दो, बिस्मिथ डाल दो इसी ग्रुप का 15वें समूह का, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन आगे चालन करेगा धारा का आराम से, क्लियर है नहीं? तो इस तरह से बनता है। एक ही नहीं, कई सारे फास्फोरस डाल दो, यहाँ डाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक मतलब मार्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं। अब दूसरा है, अपन स्टार्ट से कर लेते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार जब निम्न संयोजी वाले अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में जर्मेनियम में अपने उच्च संयोजी, अब निम्न के जैसे उच्च कह देंगे, उच्च संयोजी वाले अर्धचालक में निम्न संयोजी यानी 13वें समूह की मिलाओ आप, 13वां समूह होता है निम्न संयोजी, समझ गया ना? और 13वें समूह बैंगन आलू गाजर, मतलब आप क्या ले सकते हो? एल्यूमिनियम ले सकते हो, आप गैलियम ले सकते हो, इनकी अशुद्धियां मिला सकते हो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या हो जाता है? होल्स, ठीक है ना, छिद्र या कोटर, धनायन कोटर या छिद्र उत्पन्न होंगे जो चालकता बढ़ा देंगे। समझ गए बात? अब इसे नेगेटिव यानी इसे पॉजिटिव कहेंगे। होल कैसे होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव या पी प्रकार का। धनायन रिक्तियों की वजह से हो रही है ना, चालकता बढ़ रही है, इसलिए धनायन या पी प्रकार का अर्धचालक भी कहा जाता है। सिलिकॉन में आप मिला सकते हो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में आप मिला सकते हो गैलियम, जर्मेनियम में आप मिला सकते हो गैलियम, इस प्रकार के अर्धचालक। फिर यहाँ देखो सिलिकॉन में फास्फोरस मिला है, तो अपन सिलिकॉन में आपकी बार क्या मिला लेते हैं? एल्यूमिनियम मिला लेते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी। एल्यूमिनियम जो होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो 3 बंद तो ये बनाएगा, इधर यहाँ पर एक बंद ये नहीं बनाएगा, तो इधर होल बन जाए, ये क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी। समझ में आ रही कहानी? तो इस रिक्ति में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इस क्रिस्टल में से जहां इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा इस रिक्ति में, वहां रिक्ति बन जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, तो रिक्तियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो यहाँ चालकता रिक्तियों की वजह से, धनायनिक रिक्तियों की वजह से बन रही है। धनायन है एल्यूमिनियम, इसकी रिक्ति बनी है, ठीक है, और यहाँ पिछले केस में ऋणायन की वजह से, इसको पी प्रकार का, उसको एन प्रकार का बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, और कुछ विशेष उदाहरण भी इसमें अपन ले सकते हैं, इसको नोट कर लो। तेरहवें और 16वें समूह को भी मिला सकते हैं अपन, 12वें और 16वें को मिला सकते हैं। जैसे 12वां समूह और 16वें समूह को मिला दो तो इनसे बन जाएंगे, जिंक सल्फाइड बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड बनता है, ये भी ध्यान रखना। तो निम्न को उच्च में मिला रहे हैं कि उच्च को निम्न में, इस प्रकार से पी और एन प्रकार का अर्धचालक सेट होता है। क्लियर है? चलो, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अभी एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया, और वो है हमारा चुंबकीय गुण का, कि ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होते हैं। क्लियर है? चुंबकीय गुण तथा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस लेके फाइनल लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।